अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। कल परवेज़ इलाही साहब का इस इंटरव्यू, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि काफ लीग ने अपनी सिचुएशन को बड़ा वाज़ेह कर दिया है, बड़ा क्लियर कर दिया है। लेकिन इस तहलका केस इंटरव्यू के 24 घंटे भी अभी नहीं गुजरे थे नाज़रीन कि उन्होंने पक्के सियासतदान होने का सबूत देते हुए लहजा बदल लिया। कल तक जो अपना झुकाव ऑपोजिशन की तरफ बता रहे थे, आज कह रहे हैं हुकूमत छोड़ी है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है, इत्तेहादियों से मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का ही फ़ायदा है। हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी MQM भी जरदारी साहब से मुलाकातें कर रही है। जिस पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाकर वोट लिया, उन्हीं के साथ हाथ मिलाने की बातें हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अवाम जिनकी बेहतरी के लिए सियासतदान अपने बयानात दोस्त दुश्मन सब कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं, वो अवाम इस वक्त इन पार्टीज की तर्ज सियासत को किस तरह से देख रहे हैं। आइए ज़रा सबसे पहले यही दिखा देती हूँ कि जब हमने अवाम से सवाल किया है कि जो पल में तोशा पल में माशा वाली सियासत हो रही है, उस पर गो कि अवाम ने यहाँ पर ये फैसला नहीं करना, लेकिन अवाम सोच क्या रहा है, उनका जवाब क्या है, सुनिए पहले ज़रा। चाहे जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी सियासतदान है ना, ये एक दूसरे का बाजू है। पैसा लेना है बस, जहाँ से ऑफर अच्छी हो गई उसी के पास भाग गई है। अभी वो परवेज़ इलाही कौन है, वज़ीर आला की ऑफ़र कर दी उसने, 5 सीटों का मालिक और वज़ीर आला की ऑफ़र कर रहा है वो। ये ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को, अपने मफाद, बस अपने मफाद, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब से हमने होश संभाला है, हमने यही देखा है कि अपनी मफादात के लिए ज़रूरत सब कुछ करते हैं। ये बिजनेस है, ये सियासत थोड़ी है, बिजनेस है। आप करोड़ 2 करोड़ लगाओ, 10 करोड़ कमाओ। पाकिस्तान की जो है ना सबसे बड़ी बहुत बड़ी बैड पॉलिटिक्स कहलाती है। बैड पॉलिटिक्स कि जो आज तुम्हारा है वो कल तुम्हारा नहीं है, परसों तुम्हारा होगा वो आज तुम्हारा नहीं है। वो अपनी सीटों के चक्कर के अंदर बयान बदल रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी आज मुल्क में आज इमरान खान बुरा हो गया, कल ये अच्छा था। मुखलिस कोई नहीं है, आपस में मिली भुगती है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। जिस तरफ हवा का रुख होता है, चढ़ते सूरज को पुजारी होते हैं। हालांकि एज ए होल ये इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है, करप्ट नहीं है जो वो कहता है, लेकिन उसने ऐसा वो कर नहीं सका इसलिए कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उसकी टीम है, वो सारे वही हैं। अवाम की नाज़रीन अपनी राय, अब ये पल में तोला और पल में माशा वाली सियासत 28 तारीख को क्या रंग दिखाएगी और इस वक्त अपोजिशन की तैयारियां कितनी हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, बात करने के लिए अपोजिशन से अज़मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अज़मा। वालेकुम अस्सलाम किरण। 24 घंटे पहले परवेज़ इलाही साहब का बयान बदल गया है, उसके बाद ऐसा लगता है क्यों ऐसा हुआ है, क्या लगता है आपको? शुक्रिया किरण। देखिए, मैं नहीं समझती कि बयान बदला है। कल बहुत डिटेल से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस डिटेल के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजों की वो खुलासा किया जो उन्होंने अभी तक देखा था या महसूस किया था। लेकिन उन्होंने आज, मैं समझती हूँ कि वही कहा जो हकीकत है कि अभी उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो हुकूमत के साथ हैं या ऑपोजिशन के साथ हैं। और जो है वो उन्होंने आज भी अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि वो मुशावरत से हुकूमत चल लेती तो अच्छा होता और ये सब कुछ होता। लेकिन जो कल चार्जशीट इमरान खान साहब की गवर्नेंस के हवाले कल तक वो कह रहे थे चल लेती तो अच्छा होता, कल ये सीगा था। आज कह रहे हैं अगर मुशावरत से चले तो हुकूमत का ही फायदा होगा। तो बिग डिफरेंस है कल और आज के बयानात में। इसका जवाब तो यकीनन वही दे सकते हैं कि उनको इसके ऊपर क्या लगता है और वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो भी कह लें, कल का जो इंटरव्यू है उसने पाकिस्तान की कौम को वो तमाम सच्चाइयां बताई और दिखाई हैं जो हम कह रहे थे। लेकिन वो अब एक इत्तेहादी के मुंह से और जो है वो हुकूमत में बैठे हुए एक शख्स के उससे बाहर आई है, तो यकीनन उसके ऊपर जो है बात भी ज्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के बयान के बाद ये तो वाज़ेह हो गया है कि नून लीग ने उन्हें ऑफर की है वज़ारत आला की। क्या नून लीग कैसे वैसे उसूलों पर अपने कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गई है? क्या आपके वोटर्स ने इसलिए नून लीग को वोट दिया था कि 10 सीटों वाली पार्टी को वज़ारत आला दे दी जाए? नहीं, क्या वोटर्स ने इसलिए वोट दिया था नून लीग को कि उसकी 9 सीटें ज्यादा होंगी 25 जुलाई की रात को, लेकिन उनसे उनका मैंडेट छीन लिया जाएगा। आज इमरान खान जिस मैंडेट की दुहाइयां दे रहे हैं, जिस हॉर्स ट्रेडिंग का रोना रो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जब इमरान खान साहब आए थे तो हमारे वो 5 लोटे जो बड़ी मेहनत से इस हुकूमत ने बनाए, आप अपना वजीर आला लाए ना, कोई सवाल नहीं करेगा। जी मैं कह रही हूँ आप अपना वजीर आला लाए, कोई सवाल नहीं करेगा। नहीं, ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है ना किरण, कि हमें क्या करना है। और हम बात सिर्फ इमरान खान को हटाने की नहीं है, बात इत्तेफाक राय पैदा करने की है। हम समझते हैं कि इस मुल्क में जो मसाइल हैं उसका वाहिद हल जो है
वो नए शफाफ इलेक्शंस हैं और उसको उस तरफ लेके जाना है और उसके ऊपर जो है यकीनन बातचीत हो रही है कि नए इलेक्शंस हो तो कब हो और वो इकट्ठे हो, वो लदा हो, कैसे हो। सो इन्हीं तमाम चीजों पे बातचीत हो रही है। अज़मा, जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रही है ना आप, इसी स्ट्रैटेजी के बारे में मरियम ने भी कुछ कहा था। जरा पहले सुनवाती हूँ आपको मरियम ने क्या कहा था, फिर बात करते हैं। शरीफ साहब ने भी आपको ऑफर की है? जी, सबने की है। चीफ मिनिस्टर इनको दे, इंतजार है कि हुकूमत क्या करती है। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाजे इसका दो टोक जवाब दिया और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर जिनको हमारा ये नैरेटिव है उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियाँ साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। सुन रही हैं उज़मा, जिस स्ट्रैटेजी की आप बात करेंगे, ये स्ट्रैटेजीज, ये ऑफर्स तो पहले से हो रही थी, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर फैसला नहीं करूंगा, उसूल की सियासत होगी। लेकिन फिर अब ऐसा क्या हो गया कि बिलाखिर नवाज शरीफ साहब सिलेक्टर्स की ही मान गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कल बताया नहीं है जो है इत्तेहादी, हमें तो छोड़े, हम क्या कहते हैं, परवेज इलाही साहब ने नहीं बताया कि सिलेक्टर्स जो है वो किसी तरफ नहीं है। शेख रशीद साहब ने भी बता दिया कि सिलेक्टर्स किसी तरफ नहीं है और उनको नहीं होना चाहिए, यही तो हम कह रहे थे। और ये पाकिस्तान की तारीख की वो वाहिद अदम एतमाद होगी किरण। तो आपके लिए काबिल एतबार कौन है, मरियम, शेख रशीद साहब या परवेज इलाही साहब? मैं बात पूरी कर लूं, अगर मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस अदम एतमाद में ना कोई किसी की मदद लेगा और ना हम किसी को किसी की मदद करने देंगे। ये सियासतदानों का सियासी मामला है, इसको सियासी तौर पर टैकल करना चाहिए। और आप दुरुस्त कह रही हैं, हमारी पार्टी के अंदर ये सोच बिल्कुल थी। अगर इस हुकूमत को सिर्फ टॉपल करने की बात होती तो वो बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन आज हालात जिस नहर पे पहुंच गए हैं, अगर यकीन मानिए हम सियासी जमात होकर अपना फायदा सोचे तो यही है कि इनको जो है गालियां खाने दें, IMF के जरिए जो ये पाकिस्तान की कौम के साथ जो तबाही कर रहे हैं उनको करने दें और पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दें बाहर की दुनिया के साथ। इमरान खान साहब जो है वो मौला जट बने और हर एक को ये कर दूंगा, एक साल पहले सिचुएशन ये वाली नहीं थी जो अब आप बता रही हैं? यकीनन नहीं थी। और आज हालात ये है कि ना खारजा पॉलिसी जो है इंटैक्ट है, ना माशी पॉलिसी है, ना सियासत इंटैक्ट है। और एक साल पहले सियासी हालात भी अच्छे थे, एक साल पहले माशी पॉलिसीज भी अच्छी थी, हालात अच्छे थे। नो किरण, और खुद अब हालात ये हैं कि इनकी अपनी जो पार्टी है उसके अंदर बगावत हो गई है। इनके अपने MPs और MNAs जो हैं वो कहते हैं हम अपने हलकों में नहीं जाना चाहते, हम इनका अगला टिकट नहीं लेना चाहते। ये फर्क है पिछले साल से। फिर ये है कि ये सियासी शहीद तो नहीं बने। 3-3.5 साल अगर किसी ने जो है परफॉर्म करना हो, बल्कि 4 साल होने को है अब, तो वो काफी होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो डिलीवर करने के लिए। लेकिन अभी भी वही अगर आप कहें ताकि अच्छी डिबेट हो जाए, मैं आपको एक बार फिर मरियम साहिबा का शॉट सुनवा दूं जो वो कह रही हैं कि हमें यही ऑफर किया गया, हमें यही कहा गया कि अगर आप साथ दें तो परवेज इलाही साहब को वजीर आला बना दें, लेकिन हम सिलेक्टर्स के साथ नहीं जाएंगे। ये मरियम साहिबा 1 साल पहले यही फॉर्मूला बता चुकी हैं। सुनवा दूं आपको दोबारा? जी उज़मा, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप दुरुस्त कह रही हैं, ये फॉर्मूला बहुत देर से होता होगा, कहीं सिलेक्टर्स की तरफ से या कहीं से जहां से भी आता होगा। लेकिन अब बात यह है कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जब बगावत हो चुकी है, बात सिर्फ इत्तेहादियों की नहीं है। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम सिर्फ जो है वो क्यू लीग पे बैंक करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी खुद की पार्टी के अंदर इनके अपने MNA, इनके वुज़रा, अभी आप देखिएगा, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। जिस गैर आईनी तरीके से, जिस तरह से, ये क्या पार्टी इनकी थी, ये जो MNAs हैं जिनके नाम मुख्तलिफ चैनल्स पे चलते हैं वो इनके साथ नहीं है, हुकूमत के खिलाफ बगावत हो गई है, वो इनके साथ थे कि उनको किस तरह से लाया गया था, उनसे किस तरह नून लीग की टिकटें वापस कराई गई थी, किस तरह जो है वो प्रेशराइज करके कि आप बनी गाला नहीं, आपको बनी गाला जाना है, आपको लाहौर जाना है, आपको
हुकूमत पंजाब की नहीं बनने देनी है, क्या ये सब आपके 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 सामने नहीं है? ये इनकी पार्टी कभी थे? अच्छा, कल जावेद लतीफ साहब बड़े क्रिटिसाइज हो रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, बाकायदा आप लोगों की तरफ से भी कुलम कुला इस बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये लोगों की खरीदो फरोख्त जोड़ तोड़ ये उस्मा ये सही तरीका है या आईनी तरीका है? कतई नहीं। और हॉर्स ट्रेडिंग की बात कतई तौर पर मैं हल्फन कहना चाहती हूँ आपके सामने, हल्फन कहना चाहती हूँ कि हम तो, मैंने पहले भी कहा था, हम तो एक डिंग डॉग जो च्युइंगम है ना वो दे के भी किसी को अपने साथ लाने के लिए तैयार नहीं है, और हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए कि इनके अपने एमएनए सिर्फ टिकट के ऊपर जो है, और इस हुकूमत को जो इसकी गवर्नेंस है, जो इस हुकूमत के हिस्से की गालियां हैं वो नहीं खाना चाहते, उसके ऊपर हमें क्या जरूरत पड़ी है इस तरह के काम करने की तौर पर। अच्छा, जावेद लतीफ साहब आप समझती हैं कि वो फड़ते जज्बात में ज्यादा बोल गए, गलत बात कर दी उन्होंने? बिल्कुल ऐसे ही है, और उनका आज इसका बयान भी, वजाहती बयान भी आया है, और उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है कि वो कहना ये चाह रहे थे कि ये गैर आईनी हुकूमत जिस तरह से बनाई गई थी उसको हम फिर भी आईनी तरीके से जो है भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती तो बहुत पहले हो गई होती। हॉर्स ट्रेडिंग हमारे खिलाफ थी जब जहाज चले थे, जब हमारे 9 वोटों के बावजूद पंजाब हुकूमत नहीं बन गई। ठीक है, ठीक। अच्छा, इससे पहले क्योंकि गुफ्तगू में हम आगे इस तरफ चले गए थे, हम उससे पहले सेलेक्टर्स की जरा बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है एमक्यूएम और बाप भी ऑपोजिशन के साथ हैं, होंगी। अब जरा सुनिएगा कि मरियम ने बाप पार्टी के अलावा बताया था कि कभी खुद किसी का साथ नहीं देते हैं, वो किसी के कहने पर ही कुछ कर रहे होते हैं। जरा सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। आपने बाप से वोट ले लिए, बाप से वोट ले लिए। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को वोट नहीं करता। जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। उज़्मा, ये आप लोगों के लिए भी वैसे नए मंजर होंगे, क्या कहेंगी आप? ये कौन कह रहा है? नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, और आज वो हो रहा है। तभी तो आप ये देखिए कि बाप के सिर्फ 5 वोट हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी डिवीजन नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है कि अगर जो इनको फोन आए होते, अच्छा, आप तस्लीम कर रही हैं कि आज भी बाप को उन्होंने ही कहा जो पहले कहते थे? मुझे आप या तो आप पहले सवाल कर लीजिए या मैं पूरा जवाब दे लूं, क्योंकि मुझे फिर बात पूरी कंप्लीट। आपने क्या सवाल पूछा मैं नहीं सुन सकी। मैं आपसे कह रही हूँ, आप कह रही हैं ना कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वो जो मरियम साहिबा बात कर रही थी, वो जो मैंने आपको याद दिलाया, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि बाप पार्टी जो पहले जिनके कहने पर वोट दिया करती थी, अभी भी फिर उन्हीं के कहने पर अगर आगे बढ़ेगी, जो भी करेगी उन्हीं के कहने पर करेगी? यही बात के जवाब में दे रही थी। अगर आप पूरा सुन लेती तो आपको सवाल ना करना पड़ता। मैं माजरत खाऊं, चलें बताइए। अगर 5 वोट है बाप के, और उस बाप पार्टी के 5 वोट एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, संजरानी साहब अलहदा कुछ कहते फिर रहे हैं, जो सदा जलाल साहब है वो कुछ और फरमा रही हैं, खालिद मक्सी साहब जो उनके पार्लियामेंटी लीडर हैं वो कुछ और फरमा रहे हैं। अगर बाप का हुक्म होता तो फिर सारे बच्चे एक ही बात कर रहे होते। इसी से बात से जाहिर है कि कोई हुक्म उनको नहीं आया, और अब तो इत्तेहादी खुद कह रहे हैं कि हम टेलीफोन का इंतजार करते रहे, हमें नहीं आया। और ये अच्छी बात है किरण, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही हमारी पिछले 4-5 साल की स्ट्रगल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जिसका रोल नहीं है उसको वो रोल अदा नहीं करना चाहिए। और जो लोग इदारों को सियासत में घसीटते हैं वो इदारों के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो सियासत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सो हमें इस बात को पॉजिटिव नोट पे लेना चाहिए कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान की सियासत को सियासतदानों के ऊपर छोड़ दें, और वो हम इंशाल्लाह आपको बता, इमरान खान साहब ने अब अकेले जो है इसका मुकाबला करना है, और उनको पता चल जाएगा कि वो इसीलिए तो बेचारे खुद दर जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या इमरान खान को आपने कभी किसी की ताज़ियत करते हुए, किसी का हाल पूछते हुए, कभी किसी से सलाम चले इसको इस तरह से भी देख लें। अगर यही सारी जमातें जिनका टिल्ट की बात, इनफैक्ट परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की तरफ है तमाम जमातों का टिल्ट, अगर ये तमाम लोग पीटीआई को ही वोट देते हैं, ये वजीर आजम साहब को ही वोट देते हैं, तब भी उनके लिए यही नेक ख्वाहिशात, यही जज्बात होंगे आप लोगों के? बिल्कुल होंगे। अगर आखिरी दिन तक भी कुछ नहीं होगा, अगर जैसे इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है कि कोई मुदाखलत नहीं है, देखिए हमें कुछ शौक नहीं है खामखा किसी का नाम लेकर उसको कुछ कहने का। अब जब तक मुदाखलत हो रही थी हम कह रहे हैं, अब नहीं हो रही हम कह रहे हैं नहीं हो रही, और मुझे उम्मीद है कि वोटिंग के दिन तक मुदाखलत नहीं होगी। से भी कुछ नहीं हो रहा ना, मान रही है नून लीग? पेशावर से भी कुछ नहीं हो रहा है, ये नून लीग मान रही है? मैं क्या मानूंगी, बता दिया कल परवेज इलाही साहब ने कि वहां से चपली कबाब जो आते हैं वो बासी हो जाते हैं, इसलिए चपली कबाब। परवेज इलाही आपकी तर्जुमानी नहीं कर रहे ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों के पास आप कोई हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां से मामला तय होने की कोशिश हो रही है? हमें फोन तो नहीं आएगा
किया था, एक आधी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो करी। अब वो तहादियों को, जो आप मुझे पहले सवाल कर रही थी, आपके सवाल का जवाब आपने अपने अगले सवाल में खुद दे लिया कि जिनको फोन आने का वो कहते थे कि फोन आता है, वो भी कहते हैं फोन नहीं आता और नहीं आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा अज़मा, ऑपोजिशन को बिलाकर लॉन्ग मार्च की तारीख चेंज करनी पड़ गई ना। पहले जब हुकूमत आप लोगों को समझा रही थी कि 23 मार्च को परेड है, मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर अचानक किसने ऐसा समझाया कि मौलाना साहब को समझ आ गया? देखिए, हमने तो अपनी तारीख पहले से रखी हुई थी, मीटिंग भी बाद में आई है हमारी। इसके बाद जो है लॉन्ग मार्च हमने अक्टूबर में अनाउंस कर दिया था आपके लिए, इत्तला के लिए। और अगर हमने वो हरकत नहीं की जो इमरान खान ने चाइनीज प्रेसिडेंट के उसके ऊपर की थी, चाइनीज प्रेसिडेंट का 1 साल उन्होंने जो है वो दौरा नहीं होने दिया था, टर्किश प्रेसिडेंट आए, ये हड़ताल पर चले गए थे। अगर हम एक सेन ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं तो आपको हमें जो है वो शाबाश देनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई तो सैनिटी के साथ जो है वो सियासत करने का आदी है। हम भी इमरान खान की तरह जो वो मौला बने हुए, क्या वज़ीर-ए-आज़म मौला जट होता है, वज़ीर-ए-आज़म जो ज़बान। उस्मा, अभी शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। वो जो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं माइनस पीटीआई के साथ, उस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा इन पर। स्पीकर से उन्होंने इस पर मुतालबा भी कर दिया है, इस पर एक्शन लेने के लिए। इस पर कमेंट कीजिएगा अदलिया से। कमाल है, आप पार्टियां तोड़ के आपने जो है वो आरटीएस बिठा के ये हुकूमत में आ गए। इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। इनका वजीर आजम जो है वो खड़े होकर इदारों को जो है वो गालियां देता है, इन पे आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। ये इदारों को जो है सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, इन पे आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। लेकिन कौमी हुकूमत की बात बनाने के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा। फवाद चौधरी ना अपनी फिक्र बनाए। फवाद चौधरी साहब के साथ क्या होना है कुछ चंद दिन के बाद, चंद दिन की खेल रह गई है। इनको हमने बहुत, हम बिल्कुल कमजोर हैं, हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है। कौमी असेंबली का इजलास बुला तो लग पता जाएगा। सही। खान साहब भी इसी तरह से बता रहे हैं, ये लोग भी इसी तरह से बता रहे हैं, आप भी इसी तरह से कह रही हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है, लग पता जाएगा। इंतजार कर रहे हैं हम भी कि हमें भी लग पता जाए कि होने क्या वाला है। बहुत शुक्रिया उस्मा, मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। फहमीदा मिर्जा साहिबा ज्वाइन करें। GDA से फहमीदा मिर्जा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहती हूँ फहमीदा साहिबा आपको। मैडम, पीर पगारा वज़ीर आज़म से मिलने से माजरत करते हैं। आपके अरकान वक्तन फ़वक्तन हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद भी करते रहें, लेकिन आप और गौस बख्श महर साहब वज़ीर आज़म के हक़ में बयानात देते रहें, तो क्या हुकूमत का साथ देने या ना देने पर कोई तकसीम है GDA में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पीर पगारा साहब ने इनकार नहीं किया और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने यही कन्वे किया। और न सिर्फ उन्हें कन्वे किया बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी सबको उन्होंने यही मैसेज किया। और उसके अलावा हम 2 के अलावा एक और 3rd मेंबर हैं जिनसे मैंने पूरा व्यू लिया, और क्योंकि हमें वहाँ से ही पीर पगारा साहब की तरफ से भी कन्वे हुआ था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैसेज तो हमें वहाँ से भी आ गया था। बट जाहिर है क्योंकि हमारी एक कोलिशन है और उसमें गौस बख्श महर साहब हों, मैं हूँ और एक जो खातून है हमारे साथ सायरा बानो, तो हम तीनों ने, मैंने उनसे भी पूछा कि PM साहब आने का कह रहे हैं, अगर आपको कहीं किसी लेवल पे इख्तलाफ है तो बताएं। तो वो क्योंकि बाहर ट्रैवल कर रही थी वो नहीं आई खुद, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल पीर पगारा साहब का यही फैसला है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहना कि कोई स्प्लिट है और वो है दूसरे मेंबर वहाँ मौजूद थे, तो हम 3 मेंबर्स का तो यही फैसला था जो मैंने। मैडम, हुकूमत ने किन कमिटमेंट्स को पूरी करने की यकीन दहानी करवाई है और जो 3.5 साल में पूरी नहीं हुई 10-12 दिन में पूरी हो जाएंगी, इसका यकीन है आपको? जी देखें, मैं पहले जो नहीं हुई हैं किसी हद तक होती हैं, इशू टू इशू आते रहते हैं सिंध के हवाले से और वो इश्यूज हम रेस करते रहते हैं। इस वक्त जो था कि फेडरल इदारों में कैसे बेहतरी लाई जाए, जिसका रिफॉर्म चल रहा है एक फेडरल लेवल पे, लेकिन जाहिर है कि अगर मेरे हल्के में हेस्को है या किसी के सेप्को है उससे रिलेटेड, क्योंकि एम्प्लॉयज तो जाहिर है ये पुराने इंडक्ट हुए हुए, लेकिन उनकी इनएफिशिएंसी और उनके लेवल पे
जो कुछ हमारी इनकी हमें शिकायत आती हैं वो सब मैंने उनसे रेस की, क्योंकि बिजली के हवाले से एक बहुत हमारे इश्यूज होते हैं, तो वो सारे मैटर्स रेस किए, आवाम के लिए जो भी स्कीम्स हैं उसके हवाले से रेस किए, और जितने हमें वक्तन फवक्तन होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर का सिंध में आना भी के रूरल एरिया में, क्योंकि अब तक कोविड सिचुएशन थी, उन्होंने बताया, जो कि एक जेन्युइन वो भी है, रीज़न भी था कि ये सारी वजूहात थी कि जिसमें बैठ के, और जितने चैलेंजेस इस वक्त यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मैं देखती रहती हूँ, चाहे मुल्क की सिक्योरिटी का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, बॉर्डर सिचुएशंस हो, और इसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंज जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके हो, अफगानिस्तान रिलेटेड, तो ये सारे मैटर्स हम कैबिनेट में डिस्कस करते रहे, और कैबिनेट में भी मैं रेस करती रही। तो अब वो ये था, क्योंकि एक बहुत से मेजर इश्यूज में वो चीज़ें वो हो जाती थी, पीछे रह जाए, लेकिन उन्होंने जो किया है, कमिटमेंट दी है कि वो अब इसको प्रायोरिटी पे लेके करेंगे, वो बहुत खुशाइन है। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपने कहा 10-12 दिन, तो 10-12 दिन नहीं, यकीनन बाकी जो रिमेनिंग टाइम है कि उसमें उन्होंने वो पूरा करना है, और नहीं करेंगे तो जाहिर है कि हम फिर हमारे लिए दूसरे ऑप्शंस वो हो सकते हैं। यकीनन के हुकूमत से बाहर हो जाना और वो सारे मैटर्स वो अपनी जगह हमारे वो हैं ऑप्शंस खुले। इस वक्त जहां तक नो कॉन्फिडेंस का था, तो देखिए अगर मैं आज तक काबीना का हिस्सा हूं तो मेरे लिए जवाज़ ये नहीं बनता था कि मैं एक तरफ तो कहूँ कि मैं मौजूद हूँ, काबीना में हूँ, और दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि मेरा आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, तो आई थिंक ये कम से कम मेरे लिहाज से ये सही नहीं है। मैं पहले जब भी मैं फैसला करूँगी कि छोड़ने का, तो मैं पहले काबीना से वो करूँगी और फिर आगे बढ़ूँगी। साहिबा, अभी आपने कहा अब कैबिनेट का हिस्सा हैं, सारे मामलात को आप देख रही होती हैं, तो हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कंसर्न्स हैं, अभी तो वो आए और उनको हमने वो रेस किए, तो मुतमईन उस तरह। लेकिन जो मैं कह रही हूँ रिफॉर्म्स में देख रही हूँ, उस हद तक तो मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन एज फार एज कि मेरा जो हमारे और इश्यूज थे, हमारे सिंध रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें हमारे अभी भी कंसर्न्स हैं। व्हेन यू से कंसर्न्स, तो फिर आप फुली वो तो नहीं कह सकते कि सेटिस्फाइड हैं। तो बिल्कुल अब उन इदारों की कारकर्दगी में ऑपोजिशन इस वक्त इत्तेहादियों को ऑफर्स कर रही है, किसी को गवर्नरशिप, किसी को वजारत आला, जीडीए को कोई ऑफर की गई है? मैं तो सबसे पहले कि ये बहुत ऑड और अजीब सी बात है कि क्या वजह है कि इस तरह बैठ के आप ये क्या कहलाती है। मैं समझती हूँ ये इस तरह की ये जो भी ये कर रहे हैं कि ये अपने तौर पे, अपने ओन पे, और यहाँ से मेंबर तोड़े, और ये देखिए ये दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं, ये इन्हीं चीज़ों के विक्टिम रह चुके हैं। मैं ये सब देख चुकी हूँ पास्ट में, और ये कि क्या किसी को कह रहे हैं, क्या वो हो रहा है, तो ये तो पहले जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि वो मुल्क के लोगों को मायूस कर रहे हैं, वही अपनी पुरानी वाली सियासत को अगर बीच में ला रहे हैं, और इसी तरह की चीज़ों के ऊपर आप एक माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है। फहमीदा साहिबा, ऑपोजिशन के जीडीए से राब्ते हो रहे हैं? तो करते हैं यकीनन, और जो पीर पगाड़ा साहब के लेवल पे भी अलग वो हो रहे थे। ज़रूर जब कोई वोट हैं और मौजूद हैं तो राब्ते तो ज़रूर किए होंगे। मैडम, इत्तेहादियों को तोड़ने और उन्हें ऑफर्स करने में जरदारी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नजर आ रहा है। माजी में वो कह चुके हैं मुआहदे कुरान व हदीस तो नहीं होते जिन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। आप उनकी सियासत को ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं ना, तो क्या जो कुछ भी इस वक्त इत्तेफाक हो रहा है, आने वाले वक्त में ये पार्टियां एक दूसरे का साथ दे सकेंगी? देखिए, बिल्कुल ये आपस में एक साथ नहीं देंगे। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उसके चंद दिन, ज़्यादा मैं साल की भी बात नहीं कर रही हूँ, चंद दिनों में उसकी वायोलेशन हुई और उस पर अमल नहीं हुआ।
पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये नहीं, जो भी एक मिनिमम एजेंडा था कम से कम उसके ऊपर एक होना चाहिए था। उसके बाद आपने सारी आजकल तो बहुत ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, मीडिया में चल रही हैं कि अब अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, और दूसरी तरफ से था कि ये तो मौत के कुएं में छलांग लगाने की बातें हैं। मैडम, नून लीग भी पेशावर से मुदाखलत के इल्जामात लगा चुकी है, अब काफ लीग भी कह रही है कि पेशावर से मदद की कोशिश हो रही है। आप लोगों को कोई पैगाम वगैरह आया है पेशावर से? नहीं जी, नॉट एट ऑल। मुझे कभी भी कहीं से कोई पैगाम नहीं आते हैं और ना आया है, इसलिए मैं इस हवाले से वो नहीं कर सकती हूँ। ये बदकिस्मती है कि अगर इस किस्म की अगर हम उस पर जाएं और इदारों को भी हम कंट्रोवर्शियल बनाएं और वो चीज़ें हों, तो मुझे तो कम से कम कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया। और ये अपना जो भी स्टांस था, जो चीज़ थी, मैंने बहुत पहले इस चीज़ को जब प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने एश्योरेंस दी। इम्पोर्टेंट बात, कल परवेज इलाही साहब ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम ने किसी एमएनए से कहा कि वो 3 सालों से उनकी सुनकर चल रहे थे, पहले दिन से अगर अपनी मर्जी करते तो ऐसा ना होता, पहले दिन से उनको अपनी मर्जी करनी चाहिए थी। आप शुरू से कैबिनेट का हिस्सा है, कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि वजीर आजम साहब किसी के डिक्टेशन पर चल रहे हैं, या उन्हें अपने फैसले खुद लेते हुए देखा आपने? नहीं जी, मैं तो ये समझती हूँ कि देखें, जो काबीना में होता है, काबीना में मैंने देखा है खुल के मेंबर्स बात करते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा देखा कि मैं भी करती हूँ, और दूसरे चाहे अलाइड पार्टीज़ हों या इनके अपने पार्टी के हों, पीटीआई के क्यों ना हो, बड़ा सब खुल के बात करते हैं और बड़ी एक डिस्कशन होती है, और जिसमें कि उसके बाद जो भी वहाँ काबीना के फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी के ही वो हो जाता है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त वो अपने फैसले ले रहे होते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का, लेकिन एज फार एज परवेज इलाही साहब, जिनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मेरे बड़ों का उनके साथ था, मेरा अपना एक ताल्लुक है, कि मैं कोई ऐसी चीज़ उन्होंने कही जो मैंने सुनी नहीं है, तो मेरे लिए उस पर भी कोई कमेंट करना मुश्किल है। फहमीदा मिर्जा साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल, और जिस तरफ जो ऑपोजिशन है वो भी देख रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के अपने ही अंदर, उनकी अपनी जमात के अंदर ही वो टूट फूट है कि जिसका फ़ायदा उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही होगी उस दिन होगा। अब मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के 14 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनके राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन के साथ, और 2 मेंबरान को पीपल्स पार्टी और 3 मेंबरान को नून लीग ने ऑफर्स दी हैं। अब ऑब्वियसली ये नंबर्स तो सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अरकान हैं कौन, ये आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड हैं जाहिद गिशकोरी साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जाहिद करने के लिए। ये वही नाराज अरकान है जिनके कुछ लोग तरीन ग्रुप का भी हिस्सा हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। ये जनूबी सूबा पंजाब जो एक तहरीक थी उसका ज़्यादातर हिस्सा है, और 14 अरकान हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। कुल मिला के अगर आप देखें तो 29 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से मेंबर नेशनल असम्बली थे। इन 14 अरकान में से 9 ऐसे हैं जिनका बाकायदा तहरीक इंसाफ के साथ एक गुस्से का इजहार किया गया है। वो ये समझते हैं कि गुज़श्ता 3.5 साल में उनको इग्नोर किया गया है। उनमें से एक तो ख्वाजा शिराज हैं जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं तौसा से। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के हल्के से वो मेंबर नेशनल असम्बली बने थे, और उन्होंने अपने ना सिर्फ गुस्से का इजहार किया है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी आलमोस्ट बातचीत मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा मुल्तान से अहमद हुसैन डाहर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक हतमी मराहल में बातचीत चल रही है। उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अप्रोच किया हुआ है। एक लंबी लिस्ट है जिसमें से अमजद खोसा हैं, रियाज मजारी हैं, डेरा गाजी खान और ये राजनपुर से, और पूरे ये 14 के 14 नाम हैं। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इग्नोर किया जाता रहा है। यही एक वजह है कि नून लीग बिलखसूस मरियम नवाज शरीफ ने ये टास्क वैस लगारी को दिया है और राना सनाउल्लाह को कि आप इन लोगों से बातचीत करें। 7 दिन से कम से कम कि ये मामला ऑलमोस्ट फाइनल राउंड में आ चुके हैं। तो ये अनाउंसमेंट क्या कि वोटिंग से पहले ये अनाउंसमेंट कोई कर देंगे या इंतजार कर रहे हैं उस दिन का? देखिए, इन लोगों के साथ बातचीत 5 लोग ऐसे हैं तकरीबन मुकम्मल है, और ये मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है क्योंकि
ये या तो खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में या कुछ एक अनाउंसमेंट की शक्ल में बाकायदा कर दी जाए, एक मेंबर पार्लियामेंट को साथ मिला के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी ऑलमोस्ट यही करना चाह रही है। तो जाहिद वैसे जो 3 दिन का अगर आप इंतजार कर लें तो ये बड़ी डेवलपमेंट लगाए रखने की कोशिश कर रही थी, उसमें से कुछ का भांडा आपने फोड़ दिया है। 5 लोगों का तो बाकायदा कुल्लम कुल्ला नाम आपने बता दिया है कि इनसे डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। बहुत शुक्रिया। बात मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सारे इक़दाम एक तरफ, लेकिन इस्लामोफोबिया के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो इक़दाम एक तरफ। इस पर बात करेंगे डिटेल में। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अच्छे सरबरा हो ना हो, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हो ना हो, लेकिन मैं कहती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान दीन के मुजाहिद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी फतह, कामयाब खारजा मुहिम की एक और मिसाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करवाई गई करारदाद मंजूर कर ली है। 15 मार्च जिस दिन सानिया क्राइस्ट चर्च हुआ था, उस दिन को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार दे दिया गया है। OIC ममालिक के अलावा रूस और चीन समेत 58 ममालिक ने इस करारदाद की हिमायत की है। करारदाद पास हो गई। वज़ीर आज़म कहते हैं अब अगला चैलेंज जो है वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मुल्क का दाखिली सियासी बहरान अपनी जगह, लेकिन आलमी सतह पर जिस तरह वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है, बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का हकीकी नुमाइंदा होने का हक़ अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नामूस रिसालत के लिए इस्लामी दुनिया में लीडिंग किरदार अदा किया है। इस्लामी ममालिक को ख़त लिखे हैं, फ्रांस समेत दीगर मुल्कों से राब्ते किए हैं। इस्लामी तंजीमें हों या सरबराहान, सबको एक पेज पर लाए हैं। और 3 साल बाद बिलाखिर ये मुनज़्ज़म मुहिम कामयाबी से हमकिनार हुई है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ये बड़ा खूबसूरत मौका यकीनन है कि जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे। ये करारदाद मंजूर हुई और अब अगला अमल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद करवाने का होगा। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, वो मसला जिस पर इस्लामोफोबिया, वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया, इसको दहशतगर्दी से इस्लाम को जोड़ दिया गया था, जिससे अब ये करारदाद मंजूर हुई है और अब इस पर काम करने में आसानी होगी। कितनी बड़ी खुशी है ये मुकम्मल मुस्लिम उम्मा के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुखों और गमों और सदमात की मारी मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा, पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा, मिल्लत इस्लामिया और आलम इस्लाम के लिए अजीम शान खुशखबरी है। और अब हर साल 15 मार्च आलमी सतह पर इस्लाम के खिलाफ जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ ये दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदाद और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन बनाने का फैसला इंतहाई काबिल तहसीन है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का जो मामला है और इसी तरह इस्लाम के खिलाफ जो लोग नफरत फैलाते हैं, उस हवाले से ये संगे मील का किरदार अदा करने वाली करारदाद है। और हमें अपना हकीकी सलामती वाला, दावत ईमान वाला, नशर इताअत दीन इस्लाम का जो पहलू है और हकीकी इस्लाम का जो पहलू और चेहरा है, वो कौम के सामने, इंसानियत के सामने रखने का मौका मिल गया है। काबिल तहसीन है और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का किरदार भी लायक इनाम, लायक तहसीन है। इसकी जितनी ज्यादा तहसीन की जाए कम है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान को हकीकी माना में उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम का किला बनने का एक तासुर सामने आया है और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की दिलों की तर्जमानी हुई है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और भारत जिसका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के खिलाफ, मुस्लिम उम्मा के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे में, तो भारत इस वक्त तिलमिला रहा है कि भाई एक मजहब के लिए इस तरह की करारदाद क्यों पेश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, अब ज़रा मैं एहसास राशन जो 1 रुपए की सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए की, माफ़ कीजिएगा, सब्सिडी दी जा रही है। एहसास राशन प्रोग्राम के बारे में हम सुनते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी निकले हुए थे, आवाम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ज़रा सिंध के मामलात में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आवाम को किस तरह कितना रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा।
1000 रुपए की सब्सिडी एक खानदान जो है वो महीने में ले सकेगा। सुना आपने, 1000 रुपए फी खानदान। 1000 रुपए की सब्सिडी एक खानदान जो है वो महीने में ले सकेगा। लेकिन अवामी मार्च करने वाले, अवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाने वाले, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। सिंध वासियों को किसी भी तरह सस्ता आटा, चीनी और दाल देने को तैयार नहीं। सिंध के अवाम के नसीब में 1000 नहीं बल्कि सिर्फ 350 रुपए हैं, क्योंकि उनका कसूर है, ये सिंध वाले हैं। अभी हमारे घर में एक दिन रह के तो देखे, आज खाते हैं कल की फिक्र होती। यूटिलिटी का चक्कर लगाते हैं हम कि कुछ घी सस्ता मिल जाए, कुछ सस्ता। 1 महीने से आ रहे हैं, ये भी गंवाए, कुछ नहीं मिल रहा है। पंजाब में होते तो 1000 रुपए तो क्या 1500 भी मिल जाते, मगर हम सिंध में रहते हैं ना, जिस वजह से हमें जो है ना सिर्फ 350 रुपए की मसलन की बचत हुई है। तो ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है हम लोगों के साथ? दूसरे सूबों में जो 1000 रुपए की बचत हो रही है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। सिंध हुकूमत से है कि यहाँ पे 300 रुपये मिल जाते हैं, यहाँ पे भी 1000 रुपए की बचत की जाए। यहाँ पे ये बोला कि कम से कम 350 रुपये का, वो भी महाना में जाके 350 रुपये, तो बंदा क्या लाइन लगाए ख्वार हो यहाँ पे यूटिलिटी के चक्कर में। आखिर सिंध वालों को कम सब्सिडी मिलने की वजह क्या है? सिंध की कन्फर्मेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 35% इसका जो हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत डालेगी एहसास प्रोग्राम के तहत, और जो 65% इसका हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत और फेडरेटिंग यूनिट्स डालेंगी। मामला कुछ यूं ही है कि सिंध हुकूमत वफाक के साथ मिलकर आवाम को सहूलत देने को तैयार नहीं। हेल्थ कार्ड पर सवाल करें तो सिंध सरकार कहती है इससे तो प्राइवेट अस्पतालों की चांदी होगी, हम तो सरकारी अस्पताल संवारेंगे। लेकिन गरीब को सस्ता आटा ना देने की क्या मंतक है, खुद ही सुन लें। आज जो हालात हैं, इन हालात में यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा NFC का शेयर है वो भी वफाक हमें नहीं दे रही। हमें अपना पूरा शेयर पिछले 3.5 साल से नहीं मिल रहा। तो कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम अपने जो है प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी हमारा लैकिंग है इसमें कोई फंडिंग कर सकेंगे? तो आप मुझे ये बताएं कि 350 रुपए और ये 650 रुपए ये किस किस्म का रिलीफ है? ये मजाक उड़ाने के बराबर है आम पब्लिक का, पाकिस्तानी लोगों का। हमको भाषण नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाने वाली सिंध हुकूमत गरीब को सस्ता आटा, चीनी फराहम करने के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद नैयर, समा, कराची। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।